हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में भारत सरकार अधिनियम 1858 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके साथ ही साथ एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में बताया था। और आज के इस क्लास में हम लोग कंपनी के शासन के अंत के साथ साथ अब ब्रिटेन का शासन अर्थात सीधे जो शासन है वह इंग्लैंड के सम्राट के पास हस्तांतरित हो जाता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि वास्तव में 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम है, इसके अंतर्गत इसके पहले जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट ने जिस उद्देश्य से दोहरी सरकार की स्थापना की थी, अर्थात कंपनी के शासन के लिए अलग और उसके साथ साथ कंपनी के व्यक्तियों के ऊपर निगरानी रखने के लिए, साथ साथ राजनीतिक जो कार्य थे उसको करने के लिए एक अलग जो है कि शासन की स्थापना की गई थी। लेकिन वास्तव में वह पूरा न हो सका, वह उद्देश्य प्राप्त न हो सका। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका और कंपनी की सरकार एक गैर जिम्मेदार सरकार की तरह से काम करती रही। ब्रिटिश संसद भी इस भारतीय व्यवस्था को अच्छा नहीं समझती थी। इंग्लैंड की जो साम्राज्ञी थी वह भी इसके विपरीत थी और 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया। भारत का शासन इंग्लैंड की साम्राज्ञी के नाम से किया जाने लगा। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स था तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और समस्त अधिकार भारत के राज्य सचिव को सौंप दिए गए थे। अर्थात एक नया पद भारत सचिव का पद सृजित किया गया और यह विशेष रूप से ब्रिटेन में संसद का सदस्य हुआ करते थे और यह वहाँ से भारत के शासन व्यवस्था को गवर्न करते थे और यह पूर्ण रूप से साम्राज्ञी के प्रति उत्तरदायी भी होते थे। और राज्य सचिव की जो परिषद थी इसमें 15 सदस्यों को रखा गया था और इन 15 सदस्यों की सहायता से भारत का प्रशासन राज्य सचिव चला रहा था। इसके साथ ही साथ राज्य सचिव को भारत से प्राप्त मालगुजारी का लेखा प्रतिवर्ष संसद के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था और इस प्रकार से यहाँ से अब कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि किस शासन अधिनियम से कंपनी का शासन समाप्त होता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 से कंपनी का शासन समाप्त होता है और शासन साम्राज्य का प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही साथ यह जो अधिनियम है इसके कुछ प्राविधान थे, कुछ विशेषताएं थीं जो इसमें बातें कही गई थीं, उसके संबंध में देखना है। सबसे पहला बात यह है कि कंपनी के समस्त प्रदेश हम अपने हाथ में लेते हैं, अर्थात अब सीधे जो है कि जो शासन करने का काम है वह सम्राट के माध्यम से होगा। दूसरा है, इन प्रदेशों की प्रजा से अपने तथा अपने उत्तराधिकारियों के प्रति वफादारी की हम आशा करते हैं। अर्थात भारतीयों को यह आश्वस्त किया गया कि आप सभी लोग जो भी हमारे उत्तराधिकारी हैं उनके साथ वफादारी के साथ आप काम करें। तीसरी विशेषता यह है कि लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि किसे
भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। चौथी विशेषता है कि देशी राजाओं के साथ कंपनी की जो संधियां होंगी, जो समझौते होंगे, उन्हें हम प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही साथ अगली विशेषता ये बताया गया कि देशी राजाओं के साथ कंपनी की जो संधि होगी, समझौता होंगे, हम उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ अगली बात यह कहा गया कि जो कंपनी के द्वारा नियुक्त समस्त सैनिक और सैनिक कर्मचारी होंगे, हम उनको क्या कर देंगे? स्थायी कर देंगे। इसके साथ साथ अगली जो विशेषता बताई गई वह है कि हम अपने राज्य की सीमा विस्तार की इच्छा नहीं रखते हैं। अर्थात जो अंग्रेजों की यह नीति थी कि पूरे भारत पर धीरे धीरे शासन करना है, एक जो है कि राज्य के बाद से दूसरे राज्य पर, दूसरे से तीसरे राज्य पर, जिस प्रकार से इनका जो है कि नीति चल रहा था कि संपूर्ण भारत पर हमको शासन करना है, तो इसके माध्यम से शासन अधिनियम के माध्यम से भारत के लोगों को आश्वस्त कराया गया कि अब हम सीमा विस्तार की जो है कि इच्छा नहीं रखते हैं। इसके साथ ही साथ अगली जो विशेषता है वह है हम अपने अधिकारों, अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने सम्मान के समान ही भारतीय नागरिकों के, ध्यान दीजिएगा, नागरिकों के अधिकारों, सम्मान तथा उनकी प्रतिष्ठा का आदर करेंगे। अर्थात ये अब भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए इस अधिनियम के माध्यम से भारत के लोगों को कहा गया कि हम जिस प्रकार से हमारा सम्मान है वैसे ही आप भारतीयों का भी सम्मान है और हम सभी भारतीय नागरिकों का भी क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सबके साथ समान और निष्पक्ष न्याय किया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के माध्यम से जो न्याय होता था वह विशेष रूप से एक पक्ष में होता था, वह अपने ही पक्ष में न्याय करते थे। इसलिए अब भारतीयों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने इस अधिनियम के माध्यम से कहा कि हम निष्पक्ष न्याय करेंगे। अगली जो विशेषता है, उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रजा पर अपने धार्मिक विचारों को नहीं ला देंगे, न ही उनके धार्मिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। अर्थात उनका ये कहना था कि हम भारतीयों को उनके धर्म के प्रति किसी भी तरह का कार्य करने के लिए हम उसमें किसी तरह का कोई रुकावट नहीं पैदा करेंगे। वो अपने धर्म को सह स्वीकार करेंगे। हम उनके ऊपर अपने विचारों के जो है कि माध्यम से अपने विचारों को नहीं थोपेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कानून मान्यता उसे लागू करते समय भारतीयों के प्राचीन अधिकारों, रीति रिवाजों का उचित सम्मान किया जाएगा। अर्थात हम उनके धर्म से, उनके रीति रिवाज से, उनके प्राचीन अधिकारों से किसी भी प्रकार का कोई भी जो है कि खिलवाड़ नहीं करेंगे, उनका उल्लंघन नहीं करेंगे, उनके बातों का बिल्कुल अक्षरशः पालन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ उनके द्वारा कहा गया कि 1857 के विद्रोह की जो दुखांत घटनाएं थीं उनके प्रति अफसोस व्यक्त करते हुए पुराने बंदियों, अपराधियों को बिना शर्त रिहा कर दिया जाएगा। यानी कि 1857 की जो क्रांति हमारे देश के अंदर हुई थी उसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जानें भी गईं। इसके साथ साथ भारत के बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिनको बंदी बना लिया गया था और इसमें कहा गया कि उन बंदियों को बिना शर्त छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ शांतिपूर्ण उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस तरह से इस भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारतीयों को अनेक प्रकार के बातों को कहा गया कि हम भारतीयों के साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे और इस तरह से यह आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 समाप्त होता है। फिर से हम लोग अगले क्लास में एक अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।